बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम एनसीईआरटी का 12th का एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12th एनसीईआरटी हम जैसा कि पहला चैप्टर पे डिस्कस कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा जो है पहला चैप्टर का आखिरी क्लास है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हम देख रहे थे और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में हम 2 पार्ट देख चुके थे उसका, जिसमें से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में पहला सबसे बड़ी समस्या था विभाजन की समस्या, ठीक है। भारत का विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान के रूप में, ठीक है। और उसके बाद जो है विभाजन के बाद विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, विस्थापन के बाद पुनर्वास की। तो ये सब को लेकर के बहुत सारी भारत में समस्याएं आती है और उस समस्या को कैसे निपटता है भारत, ठीक है। तो उस समस्या के बाद सेकंड समस्या था देसी रजवाड़ा की समस्या, 565 देसी रियासत। और 565 देसी रियासत को मिला करके एक अखंड भारत की स्थापना करने में भारतीय राजनेता को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से वो अखंड भारत की स्थापना करने में सफल होते हैं। तो इसमें पटेल जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहती है। राजविलय की वो जो है एक तरीके से एक विलय पत्र बनवाते हैं कूटनीति के माध्यम से। 565 देशी रियासत को विलय किया जाता है, जिसमें से सबसे अंतिम में कुछ मुद्दा फंसता है, जिसमें बताए थे कि इधर हैदराबाद में समस्या होता है, जूनागढ़ में थोड़ा समस्या होता है, जम्मू कश्मीर का समस्या होता है। बाकी 565 देश रियासत में और किसी जगह कोई खास समस्या नहीं होती, एक मणिपुर की समस्या रहती है। तो ये कुछ समस्याएं देखने को मिलती है जो पिछला क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ठीक है। चैनल पे जाएंगे वहाँ क्लास देख लेंगे। चलिए हम इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा तीसरा टॉपिक है। 2 टॉपिक देख चुके थे, क्या एक विभाजन और दूसरा में एक विभाजन देखे थे जिसमें पाकिस्तान बनेगा, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान। दूसरा हम बताए थे रजवाड़ों का विलय, रजवाड़ों का विलय देखे थे दूसरा पार्ट में। आज तीसरा पार्ट में देखेंगे राज्य पुनर्गठन, ठीक है। 3 समस्या था ना। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में सबसे प्रमुख चुनौतियां में से निकल के शुरुआत में 3 चुनौतियां आएगी, जिसमें से 2 का डिस्कस कर चुके हैं, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, ये देख चुके हैं। रजवाड़ों का विलय ये भी देख चुके हैं। और आज हम बात करेंगे राज्य का पुनर्गठन पे, ठीक है, राज्य का पुनर्गठन पे। तो देखिए 2 समस्या सुलझा ली गई थी, अब तीसरा समस्या भी लगी हुई थी। तीसरा समस्या क्या था कि राज्य जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे, तो जिस रूप में ब्रिटिश छोड़ करके गए थे उसी रूप में राज्य का निर्माण कर दिया गया था, है ना। जैसे मध्य प्रदेश मध्य प्रांत के रूप में, है ना, और उसके बाद उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के रूप में, फिर दक्षिण में मद्रास के रूप में, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी के रूप में बम्बई, इसी प्रकार से सब राज्य बना हुआ था। लेकिन कालांतर में होता क्या है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नागपुर अधिवेशन में कहा गया था कि यदि भारत आज़ाद होता है तो हम भारत में क्षेत्रीय विविधता को पहचान देंगे। क्षेत्रीय विविधता को पहचान हम किस आधार पर देंगे, तो भाषा के आधार पर हम राज्य का पुनर्गठन करके उसको हम क्षेत्रीय विविधता को पहचान देंगे। अब आज़ादी मिल चुकी थी और भारत में भाषाई आधार पर मांग जोर पकड़ने लगी थी, ठीक है। लेकिन भारतीय राजनेता जो है वो भाषाई आधार पर राज्य को गठन की मांग को लेकर के असमंजस में थे। क्यों असमंजस में थे, तो वो ध्यान देंगे कि पीछे बहुत सारी समस्या भारत देख चुकी थी, विभाजन के कारण बहुत सारी समस्या देख चुकी थी। ये महज एक धर्म के आधार पर वहाँ भी राज्य का बंटवारा हो जाता है, भारत और पाकिस्तान बनता है, उसमें कई हिंसक प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। फिर रजवाड़ा के विलय में भी बहुत सारी समस्याएं आती है ना। और उसके बाद भारत के पास पुनर्वास की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, भूखमरी की समस्या, ये सब उपलब्धि थी कि तीसरा समस्या एंट्री मार देता है, क्या, भाषाई आधार पर राज्य की मांग, ठीक है। अब हमारे राजनेता जो है भाषाई आधार पर राज्य की मांग देने से क्यों डर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता उनको खतरा में नजर आ रहा था। पीछे देख चुके थे कि पाकिस्तान बट गया था, किसी को क्षेत्रीय पहचान, किसी को विशिष्ट पहचान देने के चक्कर में ही, ठीक है। इसी कारण वो एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए वो सोचते थे कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन अगर होता है तो हो सकता है आने वाले समय में वो कहे कि हम भारत से अलग रहेंगे, ठीक है। वो ऐसा उनको डर था। भारत का विभाजन को लेकर डर था कि भारत का एक बार विभाजन हो चुका है तो किस विभीषिका से भारत गुजरा, किस प्रकार की समस्या से भारत गुजरा है उसको अच्छे से झेल चुका था। पता है 80 लाख लोग विस्थापित हुए थे, 10 लाख से प्लस लोग मारे गए थे। ये बेसिक आंकड़ा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है।
भारत में सांस्कृतिक विविधता अगर देखा जाए तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत हम चल जाएंगे, भरा पड़ा है। जम्मू कश्मीर की भाषा अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है। और वही इसी क्रम में अगर हम नीचे चले जाएंगे तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी, अगर यहाँ तक जाएंगे तो भाषाई विविधता जो है बहुत प्रकार के देखने को मिलेगा, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर की भाषा अलग दिखेगी, फिर ये हरियाणा हरियाणा में इधर पंजाब के क्षेत्र में पंजाबी भाषा, हरियाणा के क्षेत्र में हरियाणवी भाषा, फिर इधर राजस्थान में हिंदी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हिंदी का क्षेत्र हो जाएगा, फिर इधर महाराष्ट्र में थोड़ा सा आएगा तो मराठी हो जाएगा, फिर दक्षिण में तमिलनाडु में सॉरी कर्नाटका में कन्नड़ हो जाएगा, फिर इधर मलयालम हो जाएगा, केरल में, तमिलनाडु में तमिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अगर उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ हम बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कितना भाषाई विविधताओं का कितना सारा भाषा मिलता है ना। जम्मू कश्मीर से हम कन्याकुमारी की तरफ बढ़ते हैं तो इस आधार पर राजनेता को लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्य का मांग करने लगा और हम देने लगे तो भारत फिर से टुकड़ों में बट जाएगा। इस कारण वो शुरुआत में बोले कि नहीं, क्षेत्रीय विविधता भारत में इतना सारा है कि हम सबको भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। लेकिन पहले ही वो बोल चुके थे नागपुर अधिवेशन 1920 में। अतः सबसे पहला मांग उठता है भाषाई आधार पर, प्रथम राज्य की मांग जो उठती है वो तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश की मांग उठती है। ठीक है, तेलुगु भाषी क्षेत्र अपने विशेष सांस्कृतिक पहचान को लेकर के राज्य की स्थापना को लेकर के मांग उठती है सबसे पहले, और आंध्र राज्य की मांग उठती है और वहां आंध्र आंदोलन शुरू हो जाता है। और वो आंध्र आंदोलन में वहाँ के राजनेता, वहाँ की कांग्रेस पार्टी और भी राजनीतिक पार्टियां भी सपोर्ट कर रही थी कि यहाँ इसको चाहिए, भाषाई आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, वो भी समर्थन कर रहे थे। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए और ये आंदोलन आगे बढ़ता चला जाता है। फिर एक पोट्टी श्री रामल्लू रहते हैं, गांधीवादी व्यक्ति रहते हैं, वो तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग को लेकर के वो बैठ जाते हैं अनशन पर बैठे रहते हैं, हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर। 56 दिन के बाद, 56 दिन के उपवास के उपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनकी मृत्यु होगी तेलुगु भाषी क्षेत्र में, वही पहले जो धर्म के आधार पर हो रहा था सांप्रदायिक हिंसा, और वैसे ही गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाएगा तेलुगु भाषी क्षेत्र में। अब यहीं तक बात नहीं रुकेगी, वहां के नेता, विधायक, राजनीति पार्टियां होगी, सब इस्तीफा दे देगी और सब कहेगी, सब भारत सरकार पर दबाव बनाएगी तेलुगु भाषी क्षेत्र राज्य का गठन को लेकर के। ठीक है, अंततः भारत सरकार को मानना पड़ता है और 1952 में आंध्र राज्य की गठन की मांग को स्वीकार किया जाता है, दिसंबर 1952 में। अब स्वीकार करने की देरी थी। वो घर में होता है ना कि 3-4 गो भाई बहन है, एगो भाई जाकर के पैसा मांग रहा है पापा, पापा 1000 रुपया चाहिए। अब लग गया 2 था, अब तो बाकी 4 भाई वो मांगेगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर वो उसको अगर मिल गया 100 रुपया तो बाकी 3 गो के मन में अंदर से सवाल आया कि चलो हम भी मांगते हैं, हमें भी मिलेगा। ठीक है, अब वो तीनों भी आकर के मांगना शुरू करेगा। तो यहाँ भी अगर सबसे आगे तो भाषाई आधार पर राज्य के गठन में तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश था, है ना। आंध्र राज्य का गठन के लिए लोग सबसे पहले आगे आए, लेकिन जैसे ही सरकार इसको स्वीकार करती है ना, बस हो गया, लाइन लग गया भाषा के आधार पर राज्य का गठन को लेकर के। अभी कुछ देर पहले ही हम बात किए थे, यहाँ पंजाब में पंजाबी भाषा बोला जाता था, वो लोग बोले कि मुझे अलग राज्य चाहिए। ठीक है, फिर इधर हरियाणा में हरियाणवी अलग राज्य चाहिए उनको भी, गुजरात में गुजराती, इनको अलग राज्य चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी, इनको अलग राज्य चाहिए, कर्नाटका में कन्नड़, उनको अलग राज्य चाहिए। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारत में भाषाई आधार पर राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी। अब सरकार यहाँ बहुत बड़ी समस्या में फंस गई कि अब करें तो करें क्या, एगो तो दिए, अब कहीं लोग को नहीं देंगे तो ये लोग फिर लड़ने लगेगा, और फिर जो समस्या का हमको डर था फिर वही समस्या शुरू हो जाएगा, फिर आपस में गृह युद्ध जैसा माहौल कर देगा। बेचारा, जैसे भारत की स्थिति यह थी कि अभी भारत आजाद हुआ नहीं था, अभी उसके पास अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पैसा तक नहीं था ज्यादा, राष्ट्रीय नीति तय करने का कोई रोड मैप नहीं था, बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या थी, भविष्य के निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से भारत में लोकतंत्र सफल होगा, अभी इसका कोई बात ही नहीं चल रहा था। अभी भाषाई आधार पर इधर लड़ाई चल रहा है, तो राजनेता को लग रहा था कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, कहीं समस्या ना खड़ी हो जाए आने वाले समय में भारत के लिए, है ना। तो अब होगा क्या, अब क्या करेंगे,
जब अन्य भाषाई आधार पर राज्य की मांग उठेगी तब 1953 में जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, राज्य पुनरायोग का गठन किया जाएगा और इसका गठन ये 3 सदस्यीय इकाई थी। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कटजू और के.एम. पाणिकर इसके अन्य सदस्य थे। अब इनको कहा जाता है कि आप जा करके संपूर्ण भारत में पता कीजिए या फिर आप सर्वे कीजिए जा करके भारतीय सांस्कृतिक या फिर उत्तर से दक्षिण भारत तक, और पता कीजिए कि कहीं हम भाषा आधार पर राज्य का अगर गठन करते हैं तो उससे हमारी एकता अखंडता को खतरा तो नहीं होगा, है ना। भारत की एकता अखंडता या भारत की लोकतंत्र को लेकर के कोई खतरा तो नहीं होगा, या भविष्य में भारत टूटने की फेज में तो नहीं ना बदल जाएगा। आप इसको पता कीजिए, और अगर नहीं बदलेगा तो हम किस आधार पर हम भाषाई आधार पर राज्य का गठन करें उस पर हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके दीजिए। ठीक है, ये टास्क मिला किनको, तो राज्य पुनर्गठन आयोग को टास्क मिला, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था उसको यह टास्क दिया गया जिसमें 3 सदस्य थे। एग्जाम में आता है, ये सब याद कर लेंगे। ठीक है, 1956 में इसके द्वारा आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये महज सिर्फ एक क्षेत्रीय पहचान को लेकर के बात उठी है, तो अगर हम क्षेत्रीय पहचान दे देते हैं तो आने वाले समय में एकता अखंडता को और सकारात्मक प्रभाव ही दिखेगा। इससे कोई खतरा नहीं, हमारी एकता अखंडता को, राष्ट्रीयता को कोई खतरा नहीं है ना। और उस रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद जो है केंद्र सरकार जो है 14 राज्य का गठन और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन करती है ना। पुनः ब्रिटिश जो पुरानी ब्रिटिश रियासत थी उसके हटा करके अब भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश नए रूप से राज्य का गठन किया जाता है। ठीक है, और देख ही रहे हैं जैसा कि आज़ादी के बाद या फिर 1956 के बाद जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ है, तब से लेकर के अभी वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 यूटी है। 28 राज्य और 8 यूटी है। कुछ समय पहले ही तेलंगाना की स्थापना हुआ, तेलंगाना की स्थापना हुई 2014 में। ठीक है, और भी लॉकडाउन के टाइम में इधर दादर और नगर हवेली को मिला करके एक किया गया, फिर ये 2 यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो इस प्रकार से हम आज़ादी के 75 वर्ष का सफर तय कर चुके हैं और आज जो है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इससे भारत की एकता और अखंडता बरकरार है। भारत के राष्ट्रीयता को इसको कोई खतरा नहीं है, यह इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही। यहाँ तक कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को लेकर के बिहार का भी अलग किया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, है ना। 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में ही उत्तराखंड की स्थापना की गई क्षेत्रीय संस्कृति पहचान को लेकर के। 2000 ईस्वी में ही छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई क्षेत्रीय संस्कृति पहचान को लेकर के। तो ये क्षेत्रीय संस्कृति जो होती है, लोगों को एक महत्वाकांक्षा होती है कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान दिया जाए, है ना। हमारा भी योगदान रहे लोकतंत्र में, हमारा भी प्रशासनिक में योगदान हो। तो इसको लेकर के क्षेत्रीय संस्कृति को, विशिष्टता को लेकर के राज्य की मांग चलते रहती है। अभी बिहार में भी राज्य की मांग चल रही है ना, मिथिलांचल क्षेत्र में नए राज्य की मांग चल रही, महाराष्ट्र क्षेत्र में भी नए राज्य की मांग चल रही, गुजरात में भी कच्छ के क्षेत्र में नए राज्य की मांग चल रही है, और उत्तर प्रदेश में भी नए राज्य की मांग चल रही है। तो ये भारत में वर्तमान समय में भी नए राज्य की मांग चल रही है। तो राज्य पुनर्गठन से भारत सरकार को या फिर हमारे देश की एकता अखंडता को कोई खतरा इससे है नहीं। ठीक है, तो हम तीनों टॉपिक देख चुके हैं और अब आप जा करके चैप्टर नंबर 1 को आराम से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 पॉलिटी का बुक अब निकाल करके चैप्टर नंबर 1 आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसका हम समस्या का समाधान करें। ठीक है, अब इसका नोट्स का बात करते हैं। ठीक है, तो नोट्स आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आपको डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ। ठीक है, पूरा लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स रहेगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे तो पूरा पॉलिटी, ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों को कवर करा देंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी अगर पढ़ने का इच्छा है तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।